हेलो फ्रेंड्स, धैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यदि आप मेरे कंटेंट से संतुष्ट हो तभी सब्सक्राइब करना। आपके कमेंट मुझे एक नई दिशा देते हैं। हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान के बारे में चर्चा की थी, जिसकी पिछली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी कुछ 13 जो महिलाएं थी, मैन महिलाएं थी, उनका नामों के बारे में हमने ट्रिक के द्वारा समझा। महिलाओं के अंदर जो जागृति आई उसके बारे में समझा कि क्या कारण रहे जिसके कारण महिलाओं के अंदर इतनी जागृति आ गई कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। इसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं उनका वर्णन हम विस्तार पूर्वक कर रहे थे, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफअली, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी और बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, स्वर्ण कुमारी देवी, श्रीमती कादम्बिनी गांगुली आदि के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो आगे की महिलाएं हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए, जो 6 महिलाओं की बात कर ली थी, अपन अब 7वीं महिला की बात करेंगे जिसका भी विशेष योगदान रहा था। श्रीमती एनी बेसेंट। इनकी मैं बात करूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि बाहर की महिला थी, भारत में इनका जन्म नहीं हुआ था। कितने शौक की बात है कि ये भारत के न होते हुए भारत के लिए लड़ी। तो सबसे पहले तो यह आयरलैंड के रहने वाली थी, आयरलैंड की निवासी थी। इन्होंने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क में की थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में कर दी थी। इसके कुछ वर्षों बाद ही यानी 1893 में वह भारत में आ गई। वह यानी श्रीमती एनी बेसेंट भारत में आ गई। 1893 में वह भारत में आ गई अपना योगदान देने के लिए। इन्होंने एक लीग की स्थापना भी की थी, होम रूल लीग, जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक प्लस श्रीमती
एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट ने मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी। होम रूल लीग की स्थापना ने राष्ट्रीय आंदोलन को अत्यंत प्रभावित किया था। राष्ट्रीय जो मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया था। यानी जो होम रूल लीग था उसने राष्ट्रीय आंदोलन को अत्यंत प्रभावित किया था। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें समितियों का निर्माण किया गया था। समितियों का निर्माण किया गया, क्योंकि किसी भी बड़ी संस्था को चलाने के लिए उसमें संस्थाओं का निर्माण करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसमें समितियों का निर्माण भी किया गया था। इसकी जो शाखाएं थी, इसकी जो प्रमुख शाखाएं थी, इसकी जो प्रमुख शाखाएं थी वो बम्बई, कानपुर, इलाहाबाद और जो चौथी शाखा थी वो मथुरा। तो जो होम रूल लीग थी, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलन में इसने बहुत ही प्रभावित किया। समितियों का निर्माण किया गया। इसकी जो शाखाएं थी, प्रमुख शाखाएं थी बम्बई, कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा। इसी में मैं आगे बात करूं, जो इसका उद्देश्य था होम रूल लीग का प्रमुख उद्देश्य, होम रूल लीग का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सामने गृह शासन की मांग, यानी खुद का शासन होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं होना चाहिए, अपनी सरकार होनी चाहिए, उसकी मांग यहाँ पर की गई थी। और इसमें जो होम रूल लीग थी, होम रूल लीग में संगठन भी थे। इनके द्वारा संगठन, यानी कुछ बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनाए गए थे संगठन। जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा तिलक जी द्वारा जो संगठन बनाया गया था वो मराठा संगठन और केसरी संगठन, इनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को विशेष बढ़ाया गया। और जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, इनके द्वारा भी कुछ संगठनों का निर्माण किया गया था। एनी बेसेंट द्वारा जो संगठन बनाया गया था न्यू इंडिया और एक और था कॉमनवेल्थ। यानी जो संगठन थे तिलक जी द्वारा मराठा और केसरी संगठन और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इन संगठनों का निर्माण भी किया गया था। इन्होंने जो होम रूल लीग थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग
के माध्यम से गृह शासन की चेतना को जनता तक पहुंचाया था। यानी इतना तीव्र कर दिया, हर तरफ मांग ये थी कि यहाँ पर गृह शासन की मांग की जाए। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो थे वो लिखते हैं कांग्रेस के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। तिलक जी लिखते हैं कि कांग्रेस विचार विमर्श तथा प्रस्ताव पास कराने वाली संस्था है, लेकिन मुस्लिम लीग ने एक वर्ष के भीतर गृह शासन का वातावरण तैयार कर दिया। ये बाल गंगाधर तिलक जी लिखते हैं कि कांग्रेस तो सिर्फ विचार विमर्श करने वाली और प्रस्ताव पास ही कर सकती है, लेकिन जो मुस्लिम लीग है उसने एक साल के भीतर ही गृह शासन का जो वातावरण चलाया गया था उसको इतना हावी कर दिया ब्रिटिश सरकार पर कि ब्रिटिश सरकार भी भयभीत होने लगी। जो तिलक जी का प्रभाव था वो महाराष्ट्र एवं मध्य भारत तक ही सीमित रहा, लेकिन जो श्रीमती एनी बेसेंट थी उसका प्रभाव शेष भारत पर इनका प्रभाव, एनी बेसेंट का प्रभाव रहा। यानी शेष भारत का मतलब महाराष्ट्र और मध्य भारत को छोड़कर जो बाकी के जो राज्य हैं उन पर एनी बेसेंट का विशेष प्रभाव रहा। हम सोच सकते हैं कि बाहर की जो विदेश की आई महिला अपने देश के लिए लड़ रही है। अब जो एनी बेसेंट का जो प्रभाव था वो देख लेते हैं। इनका प्रभाव एक वर्ष के अंदर गृह शासन का वातावरण तैयार कर दिया। यानी इन्होंने होम रूल लीग के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ही गृह शासन का वातावरण तैयार कर दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार इतनी भयभीत हो गई कि इन्होंने 1917 में ही एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप सोच सकते हो कि होम रूल कितनी प्रभावी रही होगी कि 1916 में तो होम रूल लीग की स्थापना हुई और एक वर्ष के भीतर ही इतना प्रभाव छोड़ दिया कि ब्रिटिश सरकार भयभीत होने लगी और एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी होम रूल लीग के कारण, यानी श्रीमती एनी बेसेंट के कारण 1919 का अधिनियम
अधिनियम भारत आया था, यानी इनकी भूमिका थी, पूर्ण भूमिका नहीं थी, लेकिन इनकी कुछ भूमिका के कारण भी 1919 का अधिनियम भारत में आया था। तो इस प्रकार की जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, उनका भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अपने देश के लिए तो करता ही है, इन्होंने तो विदेश के लिए, अपने देश के लिए किया, इन्होंने कुछ तो देखा होगा विदेश के लिए, भारत के लिए कुछ तो सोच विचार करके 1893 में यह भारत आई थी। अपन अब जो 8वीं महिला है उसके बारे में जानेंगे। आठवीं महिला मैडम भीखा जी कामा। ये भी एक ऐसी महिला थी जो बाहर की थी। इनका जन्म एक फारसी परिवार में हुआ था। फारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह प्रथम महिला थी जिसने विदेश में जाकर भारत का ध्वज फहराया, यानी भारत का परचम फहराया। भारत की जो महानता थी उसको विदेश में जाकर इन्होंने इतनी शानदार तरीके से प्रस्तुत किया था। चौथी जो इनकी जो इम्पोर्टेंट बात थी, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी इनका कार्य क्या था कि लंदन में, जो इंग्लैंड की राजधानी है, लंदन में अस्त्र शस्त्र के निर्माण का कार्य करती थी। यानी अस्त्र शस्त्रों को निर्माण करके इन सभी को भारत में भेजना, क्योंकि भारत को अस्त्र शस्त्रों की बहुत ही जरूरत थी। इसीलिए इन्होंने लंदन में जाकर पहले तो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया और फिर उन अस्त्र शस्त्रों को भारत में भेजना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। चौथा जो पॉइंट है इनका, इन्होंने 1909 में एक मासिक पत्रिका निकाली थी, वंदे मातरम इन्होंने 1909 में निकाली थी। यह एक मासिक पत्रिका थी, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इस वंदे मातरम जो मासिक पत्रिका निकाली गई थी, इसमें ऐसा क्या था? इसमें क्रांतिकारी यानी इसमें क्रांतिकारी विचार अधिक भरे हुए थे। जितने भी क्रांतिकारी थे उनके लिए इस वंदे मातरम मासिक पत्रिका में काफी कुछ इसमें था। इन्होंने इस मासिक पत्रिका में इतना तक लिख दिया कि इन्होंने लिखा इसमें कि भारत में ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों
चारों प्लस प्रतिबंधों के कारण, अत्याचारों और प्रतिबंधों के कारण, यानी इन्होंने लिखा कि भारत में ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों और प्रतिबंधों के कारण जो ये मासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन संभव नहीं था, इसलिए इसका प्रकाशन जिनेवा में किया गया था। जिनेवा में इसका प्रकाशन किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वंदे मातरम का प्रकाशन जिनेवा में किया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वैसी पत्रिकाओं को भारत में प्रकाशित नहीं करने देती थी, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उनको विशेष प्रोत्साहन मिलता था। इसीलिए इन्होंने इस मासिक पत्रिका में जब ये छापा तो विश्व भर में ब्रिटिश सरकार की पोल खुल गई कि वह भारत पर कितनी बुरी तरीके से शोषण कर रहा है, तो इसकी पोल सबके सामने खुल गई। मैडम भीखाजी कामा के बाद अपन नवी महिला के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या योगदान रहा, और नवी महिला सरोजिनी नायडू थी। उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा इस राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी नेशनल मूवमेंट में। सरोजिनी नायडू, इनका विशेष योगदान रहा था। इन्होंने भारतीय महिलाओं की तरफ से भारतीय महिलाओं की तरफ से जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस द्वितीय गोलमेज जो 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और महिलाओं के लिए काफी अपील भी की थी। यह बहुत बड़ा क्षण था। भारतीय महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू का भाग लेना कोई आम बात नहीं थी। इसी जागृति के कारण इनको विशेष अधिकार मिले, जिसमें 1935 का अधिनियम आया था। ये जो 1935 का अधिनियम आया था वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इन सम्मेलनों में विचार विमर्श करने के बाद इन सम्मेलनों में भारत का जो मत था, भारत के जो लोगों का मत था और जो ब्रिटिश सरकार का जो मत था, उन मतों के निष्कर्षण के आधार पर ही जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, उस अधिनियम के तहत महिलाओं को विशेष अधिकार दिया गया, जिसमें पहला ये था कि इनको पहले की तुलना में राजनीतिक अधिकार अधिक मिल गए, यानी पहले की तुलना में राजनीतिक अधिकार अधिक मिल गए, यानी जो प्रशासन है उसमें भाग लेने लगी महिलाएं। दूसरा, 60 लाख महिलाओं को 60 लाख महिलाओं को वोट
डालने का अधिकार मिला 60 लाख महिलाओं को इसी जागृति के कारण। ये महिलाओं की जागृति के कारण ही तो हो रहा है। यदि किसी को कुछ नहीं मिलता है और वो संघर्ष करता है तो उसको काफी कुछ मिल जाता है। तो हमें भी अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप पीछे हटोगे तो फ्यूचर में वही संकट आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। तीसरा, 60 लाख डबल वार लिख दिया मैंने, 60 लाख महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया। तीसरी, इन सभी महिलाओं की भर्ती जो आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज यानी जो आजाद हिंद फौज है, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित की गई थी आर्मी। इसके संस्थापक तो कैप्टन मोहन सिंह थे, पुनः निर्माण रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसका, और इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल आर्मी कर दिया था। तो इस आजाद हिंद फौज में महिलाओं की जो भर्ती का रास्ता खोल दिया गया था, और ये जो आजाद हिंद फौज है, इसमें कुछ रेजिडेंट बनाए गए थे, जिसमें झांसी रेजिडेंट, इसी झांसी रेजिडेंट में महिलाओं को भर्ती करने का अधिकार दिया। तो इस प्रकार इन महिलाओं की जागृति के कारण ही ये सभी अधिकार इनको मिले। अब अपन कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। ये तो महिलाएं जितनी थी उनका हमने वर्णन पढ़ लिया, 7, 8, 9, 10 महिलाओं का हमने वर्णन पढ़ लिया। अब अपन कुछ पॉइंट लिखेंगे जो बहुत काम आएंगे। महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लेना, यानी महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लेना, महिलाओं का किस प्रकार उन्होंने भाग लिया, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। हम सबको पता है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ महिलाएं धीरे धीरे भाग लेने लगी। महात्मा गांधी ने भी इनको नहीं रोका और यहाँ से ही महिलाओं का प्रवेश माना जाता है आंदोलनों में। इसके कुछ वर्षों बाद यानी 10 वर्ष बाद यानी 1930 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी द्वारा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि इस आंदोलन में कुछ महिलाएं भाग ली, लेकिन इस महिलाओं में जो यह आंदोलन था, इस आंदोलन में महिलाएं पूरी तरीके से भाग लेने लगी। एक बड़ी संख्या में
एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया और इसमें भाग लेकर क्या काम किया। पहला कार्य तो ये किया कि स्वदेशी वस्त्रों यानी अपने देश के जो वस्त्र हैं सूती वस्त्र, स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार किया। दूसरा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। तीसरा, शराब की दुकानों को बंद कराकर, शराब की दुकानों को बंद कराकर इन्होंने शराब की दुकानों को भी बंद करा दिया। और महात्मा गांधी द्वारा 1942 तक आते आते इस आंदोलन में तो बड़ी संख्या में भाग लिया था, लेकिन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन में भी महिलाएं पीछे नहीं हटी और हजारों महिलाओं ने इसमें भाग लिया। तो महात्मा गांधी के साथ सबसे पहले 1920 में भाग लिया थोड़ी सी महिलाओं ने, फिर 1930 में बड़ी संख्या में, फिर 1942 में हजारों महिलाओं ने अपना बलिदान दिया, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और इनकी बातों को महिलाएं मानती भी थी। अब इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के स्तरों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला तो ये था कि वे महिलाएं जो सत्याग्रह में तो भाग ली, लेकिन किसी सामाजिक और राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं थी, यानी सिर्फ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, यानी इन आंदोलनों में भाग लिया। यानी पहली वे महिलाएं जो सिर्फ आंदोलनों में भाग ली, लेकिन किसी सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं बनी। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना मैं जो बोल रहा हूँ कि वे महिलाएं 3 स्तरों में इनकी भागीदारी को बांटा गया है, क्योंकि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं थी। कुछ महिलाएं, पहली जो महिलाएं थी उन्होंने आंदोलन में तो भाग लिया, लेकिन कोई सामाजिक व राजनीतिक संगठन नहीं चला रही थी। दूसरा, वे महिलाएं जो गांधीवादी राजनीति से प्रभावित होकर, यानी गांधीवादी के जो विचार थे वो किस प्रकार राजनीति खेल रहे थे, उन सभी से प्रभावित होकर आंदोलन में यानी समाज सुधार के लिए सक्रिय हुई। यानी गांधीवादी राजनीति से प्रभावित होकर समाज सुधार के लिए, यानी समाज में जो काफी सारी गंदगी भरी हुई थी उसको सुधारने के लिए प्रयासरत थी। तीसरी, वे महिलाएं
जो कुलीन परिवार से थी, यानी उच्च परिवार से थी, जो महिलाएं जो कुलीन परिवार से थी और उनके जो परिवार तो भारत छोड़ो ये जो आंदोलन थे उसमें लगे हुए थे, प्रतिबद्ध थे, इनका पूर्ण योगदान रहा था इन सभी महिलाओं का। तो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को 3 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, हमने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान पढ़ा। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। यदि वीडियो में कुछ भी गलती आती है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आपके कमेंट हमें एक नई दिशा देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।